बाह्य राज्य अभिकर्ता की भूमिका क्या होती है हमारे आंतरिक सुरक्षा में। तो बाह्य राज्य अभिकर्ता से मतलब क्या है? जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, ठीक है, पड़ोसी देशों के द्वारा जो की दिखावटी मित्रता करते हैं, जिसे हम छद्म मित्रता कहते हैं। दिखावटी मित्रता करते हैं लेकिन पीछ में चूरा घोप देते हैं। एक तरफ वार्ता होती रहती है तो दूसरी तरफ पर पुलवामा अटैक हो जाता है। एक तरफ चाइना भारत के साथ संबंध स्थापित करता है, ब्रिक्स सम्मेलन में बातें होती हैं, इधर पता चला डोकलाम पर कब्जा करने की बात करता है, अरुणाचल प्रदेश के गांव में घुसने की बात करता है। तो इस तरह के जो हैं, इन छद्म जो पड़ोसी देश हैं मित्रता दिखाने वाले, इनको बाह्य राज्य अभिकर्ता की भूमिका के रूप में भारत की आंतरिक सुरक्षा में यह चुनौती का विषय है। तो हेडलाइन डाल लीजिएगा, बाह्य राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका। ठीक, उस दिन लिखा था कुछ जो क्वेश्चन दिया था, ट्राई किया था, आप आए नहीं थे लास्ट डे। हाँ, ऑनलाइन नहीं देखा था। अच्छा अच्छा, ठीक। तो बाह्य राज्य अभिकर्ताओं में कौन आते हैं? पड़ोसी देश आते हैं, पड़ोसी देश। अब इसमें जो है भारत आंतरिक समस्याओं से तो जूझता ही रहता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पर बाउंड्री, दूसरे पेज में कर लेते हैं यहां पे। सर, हाँ बेटा, मैं कह रही थी सर एक बार थोड़ा शुरू से ब्रीफ करके बता दीजिए। हाँ, ब्रीफ में जैसे हम लोगों ने बात किया था कि आंतरिक सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, इसकी बात किया था। आंतरिक सुरक्षा के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, इसके घटक क्या हैं, इसकी बात किया था। फिर उसके बाद उसके साथ उत्पन्न जो चुनौतियां हैं, जैसे नक्सलवाद की बात किया था। और ये ध्यान रखिएगा, अभी नक्सलवाद, उग्रवाद, जम्मू कश्मीर में उग्रवाद की प्रवृत्ति कैसी है, पूर्वोत्तर राज्य के उग्रवाद की प्रवृत्ति कैसी है, इनको अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ और एक बेस आपको बताया कि हमारी आंतरिक सुरक्षा में क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। जैसे जातीय संघर्ष भी एक बहुत बड़ी समस्या है भारत की, जैसे नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, आतंकवाद एक समस्या है, बताया था ना, धार्मिक कट्टरता ये भी एक समस्या है, भ्रष्टाचार ये भी भारत की आंतरिक सुरक्षा में चुनौती के रूप में कार्य करता है। ठीक, मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या, ये सारी बातों का हम लोगों ने जिक्र अभी तक किया है। संगठित अपराध, जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक संगठन बनाया जाता है जिसके माध्यम से साइबर क्राइम करते हैं या संगठित अपराध करते हैं। कहते नहीं कि एक गैंग चला हुआ है, हाँ, तो वो जो है वसूली करता है, फिरौती करता है, लोगों को धमकाता है, हाँ, स्टॉकिंग करता है। तो बहुत सारे इस तरह के जो कि आंतरिक सुरक्षा के लिए यह चुनौती माने जाते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने किया था, उस पर एक सरल प्रश्न भी दिया था कि आंतरिक सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, और भारत में वर्तमान में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियों की चर्चा करें। बहुत सरल प्रश्न दिया था सर, मैंने इस प्रश्न का उत्तर लिख के आपको मेल भी किया था। अच्छा, मेल किया है बेटा? ठीक है, ठीक है, मैं आज चेक कर साक्षी लूंगा। प्रजापति। ठीक है, मैं तो आज जरूर चेक करके आपको रिवर्ट कर दूंगा। हाँ ठीक सर, है, मैंने कल किया था। ठीक, थैंक यू, थैंक यू, किया था आपने। मैं आज ही इसको जो है आपका इवेल्युएशन करके भेज दूंगा। ठीक है बेटा, ओके सर। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आंतरिक सुरक्षा में जो है बाह्य राज्य अभिकर्ताओं की क्या भूमिका है। तो बाह्य राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका की अगर हम बात करते हैं तो भारत के जो पड़ोसी मित्र हैं, ठीक है, ये जो है पड़ोसी राज्य है कह सकते हो। ठीक, इधर क्या है, पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, ये जो है आपका चीन है, ये नेपाल है, और ये भूटान है। ठीक, इधर क्या है आपका म्यांमार है, और ये बांग्लादेश है।
एक तरह से देखा जाए तो भारत एक दक्षिण एशियाई देश है। जैसे एशिया का भूगोल आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर, तो एशिया को 5-6 भागों में बांटा जा सकता है, क्योंकि बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, उत्तर एशिया, पूर्वी एशिया, है ना। तो ये भारत हमारा जो है ये दक्षिण एशिया, इसीलिए इसको सार्क देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्क, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, हाँ, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। गुड इवनिंग बेटा। तो इस तरह से 1985 पे हुई थी, और सार्क अब उतना प्रासंगिक नहीं रहा। अब देखिए सार्क की ना मीटिंग होती है ना बैठकें होती हैं, जबकि कोरोना काल में सार्क फंड भी व्यवस्था की गई थी। हाँ, लेकिन सार्क में जो चूंकि सबसे महत्वपूर्ण देश भारत था, और पाकिस्तान चाहता था कि सार्क में चीन को भी शामिल कर लिया जाए, तो ऐसे में सार्क की प्रासंगिकता पूरी तरह से वो हो जाती। हाँ हाँ, पूरी तरह से, चूंकि अब वही बताया ना कि छद्म तुम दोस्ती दिखा रहे हो और बगल में छुरा घोप रहे हो, तो ऐसे संगठन से क्या वास्ता कि आप जो है एक तरफ तो हमारे साथ बैठ करके मीटिंग सम्मेलन मीटिंग खेल रहे हो, और पीछे से आप हमारे ऊपर वार कर दे रहे हो। आप जो है डायरेक्ट अब हमसे न युद्ध करके अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ रहे हो आप। तो यह इस तरह से हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती मिल रही है। ठीक, तो ये जो बाह्य राज्य अभिकर्ताओं में, तो आप देख सकते हैं इधर पाकिस्तान तो परंपरागत विरोधी है। यह लगातार स्वतंत्रता के बाद से ही, इवन 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया और एक अलग देश बांग्लादेश का अस्तित्व आया, उसके बाद से पाकिस्तान भारत से डायरेक्ट जो है युद्ध कभी नहीं किया। जैसे कारगिल वॉर, पुलवामा, हाँ, इस तरह के जो अटैक जो हुए थे हमारे सेना के, 2008 का अटैक, वो अब इस तरह के जो है हमले करने लगा है, डायरेक्ट अब नहीं एंट्री। और ये घटना घटित करके संयुक्त राष्ट्र संघ की गोद में जाके बैठ जाता है कि हमारा आदमी नहीं था, ये हम लोगों का काम नहीं है। इवन अजमल कसाब को भी वह स्वीकार नहीं कर रहा था कि हमारे भारत का है ना। तो इस तरह से वो छद्म युद्ध अब कर रहा है, आभासी युद्ध कर रहा है। तो इस आभासी युद्ध से, इस छद्म युद्ध से हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती मिलती है ना। तो इसको लिखते भी चलिए, साथ साथ लिखिए, बाह्य राज्य अभिकर्ताओं में, बाह्य राज्य अभिकर्ताओं में। सर नमस्ते, एक बार मैं जान सकता हूँ हेडिंग क्या है? हेडिंग है, यहां पर आप देख सकते हैं, बाह्य राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका। यहां पर देख सकते हैं बाह्य राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका, क्योंकि अभी आंतरिक सुरक्षा चल रहा है हमारा, तो इसमें बाह्य राज्य अभिकर्ताओं, जैसे चाणक्य ने कहा था कि 4 प्रकार के जो खतरे हैं, किसी भी देश को 4 प्रकार के खतरे होते हैं। एक आंतरिक खतरा होता है, एक बाह्य होता है, एक आंतरिक के सपोर्ट से बाह्य खतरा होता है, एक बाह्य के सपोर्ट से आंतरिक खतरा। तो बाह्य के सपोर्ट से जैसे बाहरी देशों के द्वारा फंडिंग की जाती है, उस देश में हथियार पहुंचाया जाता है, उस देश में ड्रग्स पहुंचाया जाता है, उस देश में बायोलॉजिकल वेपन्स पहुंचाए जाते हैं, कुछ नहीं तो टिड्डी का ही आक्रमण करवा दिया। हाँ, अब इस तरह के छोटे छोटे ड्रोन बन रहे हैं, उन ड्रोन को मतलब एकदम जो है बहुत ही नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वह जो है मक्खी के समान बनाए जा रहे हैं, इनसे अटैक करने की बात चल रही है। या हमारे देश में आक्रामक प्रजातियां भेज दे रहे हैं। आक्रामक प्रजातियां एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ोगे, इन्वेसिव स्पीसीज जो होती हैं, जंतु और वनस्पतियां, जैसे केरल में इस समय सेन्ना स्केप्टिबिलिस नामक जो है घास ने पूरा तहस नहस कर रखा है खेती को। इसी तरह से टिड्डी जब आता है, लोकस्ट आता है, जब टिड्डा का आक्रमण होता है भारत पे, तो पूरा भारत जो है
अकाल की चपेट में आ जाता है। जिस जिस क्षेत्र से यह गुजरते हैं पूरी खेती को चट कर जाती है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में जब बांस में फूल आते हैं तो बड़े बड़े, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में चूहों को बोला जाता है घोस्ट बोला जाता है, वहां चूहा भेज दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में चूहे पूरा तबाही मचाते हैं। जैसे अपने यहाँ रेलवे स्टेशन में आप चले जाओ, हल्का फुल्का आदमी है तो डरा देते हैं, खाना भी छीन ले जाते हैं, इतने मोटे मोटे चूहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो है, तो यह इस तरह की ये बहुत ही, जैसे HIV भी क्या है, भारत की आंतरिक समस्या है। अगर हमारा देश स्वस्थ नहीं रहेगा तो ये हमारे देश के लिए समस्या है। अगर हमारा देश फिजिकली जो है, मेंटली नहीं रहेगा स्वस्थ, अब आप देखिए कि सरकार मोबाइल फोन को भी आंतरिक समस्या में डालना शुरू कर दी है। अभी 2-3 दिन के पहले की घटना है, एक बच्चे ने एप्पल का फोन के लिए पहाड़ी से कूद गया, अपने तो गया ही, मम्मी पापा को भी निपटा दिया। तो इस तरह से अब ये इस तरह की जो प्रवृत्तियां डेवलप हो रही हैं, आप देखिए कि हत्या की जो प्रवृत्तियां डेवलप हो रही हैं बड़ी अलग तरीके की हो रही। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या विश्व के व्यवस्थाओं से जुड़े हैं। इस तरह की फिल्में दिखाई जा रही हैं। आजकल फिल्मों में कितना हिंसा दिखाया जाता है। पहले दिखाया जाता था तो मारते समय दिखाया ही नहीं जाता था। अगर किसी को गोली मारी जाती थी तो आवाज आती थी, मारते हुए दिखाया नहीं जाता था कि लोग डर जाएंगे। आज ऐसे गला रेतते हुए दिखाया जाता है, तो बताइए उस बच्चे के ऊपर मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो तो छोटा अबोध बालक है, वो देख रहा है, खून देख रहा है, और बड़ा होगा तो वो भी उसी स्टाइल में काटेगा। आज आप देखिए 2 भाई, छोटे भाई खेलते रहते हैं, स्पाइडरमैन की तरह कूदते हैं और जाकर के बच्चे को मारता है, एकदम उसी स्टाइल में मारता है, फ्री हैंड स्टाइल में, कहीं चोट लग जाए तो मर जाए। तो ये सब क्या है, इस पर बहुत ही आवाज, देखिए सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है। फोन एक तरह से देखा जाए तो ड्रग्स से भी ज्यादा एडिक्शन हो रहा है, और बच्चे तो छोड़िए, रिटायर्ड पापा जी भी उसकी आगोश में है। गांव में एक महाशय हम गए थे, नेटवर्क नहीं आ रहा था, पेड़ पे बैठ के यूट्यूब देख रहे थे। तो ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं, और इस ज्ञान का इतना ज्यादा मतलब उसका हो रहा है। आज आप देखिए ज्योतिषियों का पूरा चल रहा है, आपका भाग्य चक्र इतना अच्छा हो जाएगा, आप IAS बन जाओगे, बस अब आपका समय आ गया है, बच्चा परेशान है, उसी में तुम जो है, लोग मतलब हिट कर रहे हैं आपके दिमाग पर। अगर आप में दिमाग के यार मेरा ग्रह ही खराब है, तुरंत ग्रह के मैसेज आने लगेंगे। आपका जैसे जो भी राशि है आपको बता देगा कि आपकी राशि कन्या है, आपकी राशि कुंभ है, उसी का ही मैसेज आने लगेगा। तो वो आपके पूरे फोन को आपको पूरा हैक कर लिया है। तो हम लोगों का डेटा एक तरह से देखा जाए तो सुरक्षित है, और ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेड है, बहुत बड़ी समस्या है। अब एकाएक आपके फोन का पूरा फॉन्ट ही चेंज हो जा रहा है अमेरिका से बैठे बैठे। सोचो हम लोग अपनी से उंगली से चेंज कर सकते हैं, और हम एक साथ सारे फॉन्ट चेंज हो गए थे। पिछले 2-3 महीने पहले की बात आई है ना। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी जी, हाँ हाँ, यस, जो अलाउ कर रहे हैं, तो अब भाई अलाउ नहीं करोगे तो बहुत सारी चीजों का आनंद भी तो नहीं ले पाओगे ना। तो आदमी क्या करता है, अलाउ करता है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं रहता है, अलाउ करता चला जाता है, और वो दिक्कतें हैं। तो इससे अच्छा है कि फोन को भैया बंद करके तब जो है सोने जाओ, या कोई भी कार्य कर रहे हो दूर रख करके करो। हाँ, उसकी रेज भी हमारे शरीर को प्रभावित कर रही है, सुनने की क्षमता कमजोर हो रही है ना, बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो क्या लिखा था, बाह्य राज्य अभिकर्ताओं में पड़ोसी देश या दिखावटी मित्रता प्रदर्शित करने वाले देश, दिखावटी मित्रता प्रदर्शित करने वाले देश शामिल होते हैं। सर पड़ोसी देश या, हाँ, बाह्य राज्य अभिकर्ताओं में पड़ोसी देश या दिखावटी मित्रता प्रदर्शित करने वाले, दिखावटी मित्रता प्रदर्शित करने वाले
देश शामिल होते हैं जो सैन्य उपकरणों के माध्यम से सुरक्षा संकट उत्पन्न करना चाहते हैं। इस संदर्भ में बाह्य राज्य सुरक्षा संकट से आगे क्या बोला सर? हाँ, सुरक्षा संकट उत्पन्न करना चाहते हैं। इस संदर्भ में राज्य प्रायोजित आतंकवाद को सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। जैसे 2008 में मुंबई पर आतंकी हमले मुंबई पर हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान का क्या लिखा? 2008 के मुंबई पर हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान की लिख लीजिए, पाकिस्तान की संलिप्तता को देखा जा सकता है। यानी उसमें संलिप्तता को देखा जा सकता है। हालांकि राज्य प्रत्यक्ष रूप से युद्ध की स्थिति में नहीं है, परंतु इसे छद्म युद्ध के रूप में बल्कि इसे छद्म युद्ध के रूप में देखा। छद्म लिखना, हाँ लिख देना। प्रत्यक्ष रूप से युद्ध की स्थिति में नहीं है, बल्कि इसे छद्म युद्ध के रूप में, हाँ डायरेक्ट नहीं कर रहा है, आभासी रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से भारत को परेशान करने का प्रयास कर रहा था। इसे छद्म युद्ध कहते हैं। छद्म युद्ध के रूप में देखा जा रहा है। अगली लाइन लिख लीजिएगा। भारत जैसे देश में शरणार्थियों एवं अवैध घुसपैठियों, ये क्या हो रहा है? कुछ दब किया क्या है? अवैध घुसपैठियों, शरणार्थियों, अवैध घुसपैठियों,
शरणार्थियों एवं अवैध घुसपैठियों की समस्या में भी बाह्य राज्यों का डायरेक्ट योगदान है। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से योगदान है। जैसे म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थी है ना, बांग्लादेश से घुसपैठिए भारत में प्रवेश कर जाते हैं, है ना, पाकिस्तान से कश्मीर घाटी के माध्यम से घुसपैठिए अंदर घुसकर भारत के लिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा में चुनौती बन रहे हैं, है ना। तो क्या लिखा, प्रत्यक्ष योगदान है जो देश की आंतरिक सुरक्षा को कई तरह से चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। हाँ, आंतरिक सुरक्षा को कई रूपों में चुनौतीपूर्ण बनाते हैं या बना रहे हैं। जैसे रोहिंग्या शरणार्थी, रोहिंग्या शरणार्थी, शरणार्थी पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से अवैध घुसपैठियों का प्रवेश करना, ठीक। हाँ, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवैध घुसपैठिए भारत में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक जी। भारत में कई अतिवादी संगठन जैसे बताया था ना, आइजैक मुइवा संगठन, खापलांग ग्रुप, बोडो की मांग, अलग बोडोलैंड की मांग की जाती है, गोरखालैंड की मांग की जाती है, भारत में अलग अलग, नागालैंड में चले जाइए, हाँ, अलगाववादी चरमपंथी समूह। हाँ, तो ये क्या करते हैं, हमारी भावनाओं को प्रेरित करते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे उग्रवादी संगठन है, तो ये हमारी भावनाओं को प्रेरित करते हैं। लोकल लोगों को, जो इनोसेंट पीपल हैं, उनको जो है ये कहते हैं कि तुम हमारा साथ दो, सरकार की सभी योजनाओं का तुम्हें लाभ मिलेगा। इवन सरकार क्या, हम ही लोग सरकार रहेंगे और पूरा सब कुछ चलाएंगे। किसान के हाथ में डीएम का जो है दे दिया जाएगा दर्जा किसान को, हाँ, और पूरा जो है वो चलाएगा क्षेत्र को। तो इस तरह का ये जो भावनाएं भड़काते हैं, तो ये जो अतिवादी संगठन हैं, ये भारत में नहीं बैठे हैं, ये अन्य देशों में जाकर के संचालित कर रहे हैं। वहां से कोई स्विट्जरलैंड में बैठा है, कोई स्पेन में बैठा है। अब जिससे भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है, आप उसको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। देखा होगा आबू सलेम को पुर्तगाल से लाया गया, लेकिन उसको फांसी की सजा नहीं दी गई, क्योंकि पुर्तगाल ने उसी शर्त पे आबू सलेम को वापस दिया कि आप उसे फांसी नहीं देंगे और उसे प्रताड़ित भी नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरह से ये अन्य देशों में जाकर संचालित होते हैं, वहां से यह संचालन किए जा रहे हैं।
अन्य देशों में बैठकर ये संचालित करते हैं। अब नागालैंड का जो चीफ है आइजेक मुइवा संगठन का, पता चला वो स्वीडन में बैठा हुआ है, वहां से भेजेगा, यहाँ के लोगों को बोलेगा घबराना नहीं, हम यहाँ पर पूरा तुम्हारे लिए व्यवस्था कर रहा, वो लोग क्या है टेंशन नहीं लो, हम आपके लिए खड़े हुए हैं। हाँ, एक फैमिली करके आया था वेब सीरीज मनोज बाजपेयी का, नॉर्थ ईस्ट पे, हाँ फैमिली मैन, कितना बढ़िया उसमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में दिखाया गया था, देखा होगा अगर, कभी कभी वेब सीरीज वगैरह देख लिया करिए इस तरह की जो अभी बेटा। वेब सीरीज का दूसरा पार्ट भी आ चुका है, द फैमिली मैन 2। किसमें? जो द फैमिली मैन वेब सीरीज है मनोज वाजपेयी की। अच्छा अच्छा, तीसरी भी आ गई? हाँ सर, हाँ। अच्छा, धन्यवाद बताने के लिए। ठीक है, देखेंगे हम भी। ठीक है, हम तो देखते हैं कभी कभी समय मिलता है, ये क्या होता है केस स्टडी में भी डाल सकते हैं कभी कभी, जो है एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले, है तो वो पुरानी सीरीज थी, 24 आवर्स करके आई थी अनिल कपूर की, उसमें बड़ा जबरदस्त दिखाया था। सोचो वो 2013 का वेब सीरीज है बना हुआ, लेकिन जो है उसने कोरोना जैसे वायरस का पहले ही उसने जो है वो कर दिया था डायरेक्ट। तो उसमें ये दिखाया था कि एक वायरस है जिससे कि नाक से खून निकलने लगेगा, तो उस आतंकवादियों के हाथ लग गया, अब उसको भारत के विभिन्न शहरों में उस वायरस को स्प्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की आज अगर हम लोग सोच रहे हैं तो इस तरह की बनाया जा सकता है वायरस। और कहीं ना कहीं देखा जाए कोरोना वायरस का जो प्रभाव था, अमेरिका आज भी उसे वुहान वायरस कहता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बायोलॉजिकल वॉर था, क्योंकि एकाएक आया और तहस नहस करके चला गया, करोड़ों लोगों को मार दिया। हालांकि हर 100 साल पर आप देखोगे तो इस तरह की भीषण अकाल पड़ता है। 1920 में भी हुआ था, स्पेनिश फ्लू आया था, लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। उस समय आबादी कम हुआ करती थी, आज आबादी ज्यादा है, तो 100 साल में ये कह भी सकते हो प्रकृति हीलिंग करती है। इतना ज्यादा हो गए थे तो छटाई कर दिया। हाँ, एक ग्लोबलाइजेशन नहीं था इसलिए इतना व्यापक प्रभाव नहीं था, आज तो ग्लोबलाइजेशन है। आपने देखा कि एक व्यक्ति आया कर्नाटक से, शुरू हुआ ये खेल, अब मैं भी कर्नाटक में ही बैठा था, वहीं पे था, ठीक है, बेंगलोर में। तो इस तरह से फैलना शुरू हुआ कि पूरी जो है एक तरह से देखा जाए तो लग रहा था कि पूरी मानवता, मतलब पूरी मानव जाति समाप्त हो जाएगी। लेकिन हमारे इंडियंस में तब भी बहुत इम्यूनिटी सिस्टम था, ठीक है, कुछ नहीं तो वो लोग पूरा जो सैनिटाइजर था वही पी जा रहे थे, ठीक है। हाँ, तो महान महान लोग भारत में। और देखिए ना, इतनी बड़ी घटना हो रही है, हमारे यहाँ चुनाव चल रहा था, पंचायत चुनाव में यूपी में आप देखे होंगे 2-2.5 टीचर मर गए थे उस सेकेंड वेव्स में। तो कहने का यही मतलब है कि इस तरह की चीजों को आ सकता है भविष्य में, इस तरह की घटनाएं, इस तरह के बायोलॉजिकल वॉर, या पानी में कुछ कंटामिनेशन कर दिया जाए। भाई ब्रह्मपुत्र नदी का पानी चाइना से होकर के आ रहा है, उस पानी में कुछ केमिकल मिला दिया जाए चाइना के द्वारा, तो भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट तो गया है ना। फिर उस पानी का प्रभाव धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है ना। तो इस तरह से चीजों को देख सकते हैं। तो घुसपैठिए, क्या लिखा, कहां तक लाइन लिखा था, घुसपैठिए संगठन अलगाववादी भावनाओं को प्रेरित कर रहे हैं, अलगाववादी भावनाओं को प्रेरित कर रहे हैं, तथा ये संगठन अन्य देशों से संचालित किए जा रहे हैं। सर प्रेरित कर रहे हैं, उसके बाद? हाँ, प्रेरित कर रहे हैं, तथा ये अतिवादी संगठन अन्य देशों से संचालित किए जा रहे हैं। अन्य देशों से संचालित किए जा रहे हैं, ठीक। अब दूसरा है
गैर राज्य, दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका, अभिकर्ताओं की भूमिका, गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका। तो जो वर्तमान जो परिवर्तित व्यवस्था है, जो वैश्विक परिवेश है, खासकर 1991 के बाद से भारत भी इस वैश्विक व्यवस्था का अंग बना। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब ऐसे में पूरा भारत अपनी जो अर्थव्यवस्था, जो बंद मुट्ठी की अर्थव्यवस्था थी, उसे खोल दिया। खुले आकाश की नीति। आज हम लोग एक ग्लोबल गांव के रूप में डेवलप हो रहे हैं। नाइजीरिया में कोई घटना होती है तो आपके गांव तक खबर पहुंच रही है। आज आप सोशल मीडिया पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो इसमें जो है एक तरह से देखा जाए तो एक नवीन प्रवृत्तियों का उदय हो रहा है, नवीन अभिकर्ताओं का उदय हो रहा है, जिसे हम गैर राज्य अभिकर्ता कहते हैं। यानी इनके पास राज्य की भांति संविधान संशोधन करने का अधिकार नहीं है, प्रशासन चलाने का अधिकार नहीं है, इनके पास संप्रभुता नहीं है, लेकिन ये घरेलू नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे गैर सरकारी संगठन, एनजीओज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल जो कंपनियां इंडिया में आज लॉन्च हो रही हैं, कोई अमेरिका की कंपनी है तो कोई जो है बेल्जियम से है, चाइनीज कंपनी है, हाँ बहुत सारे देशों की कंपनियां, आतंकवादी संगठन, धार्मिक निर्जातीय संगठन, सीमा पार जो है प्रवासी समुदाय धीरे धीरे आकर के भारत में वह हस्तक्षेप कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा अंतरराष्ट्रीय मीडिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री गए हुए थे, कहां की यात्रा थी, नॉर्वे में ना, वहां की पत्रकार ने एक हमारे देश के प्रधानमंत्री से सवाल किया। ये कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि को बिगाड़ने का प्रयास, या ये जो अंतरराष्ट्रीय संगठन जो क्रेडिट देते हैं, रेटिंग देते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व लोकतांत्रिक फ्रीडम इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्स आते हैं ना, उसमें भारत को काफी नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अमेरिका की एजेंसीज हैं, हाँ 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 ठीक है, उसमें गलतियां नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से डेटा मैनेज हो रहा है। डेटा जो है, अब जैसे सपोज दैट कि वैश्विक जो बढ़ रहा है, आज हम लोगों की जो टॉलरेंस की बात की जाती है, मॉब लिंचिंग की घटनाओं की बात की जाती है कि हमारा देश रहने लायक नहीं है, ऐसी बात की जाती है, तो कहीं न कहीं अंतरराष्ट्रीय मीडिया के द्वारा दुष्प्रचारित किया जाता है। ठीक है, कहा जाता है, अब देखिए इसको हमको जो चीजें हैं इसको हमको ऐसे ही समझना है, लिखना है। जैसे इन्होंने कहा कि प्रेस ने सही है, लेकिन सरकार ने विरोध किया था कि ये आंकड़े मैनेज हुए हैं। हम पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। हाँ हाँ हाँ, तो फिर आपको भी विरोध नहीं करना है, कॉपी में तो नहीं करना है कम से कम। हाँ, कुछ देर के लिए चाटुकार बनना पड़ेगा कलम का। हाँ, क्योंकि आप आईएएस अधिकारी बनने जा रहे हैं, या तो आप उसको प्रूफ करिए, और प्रूफ करेंगे तो आपके अंदर वो रिजिडनेस दिखाई देगी। क्योंकि देखिए कॉपी में एग्जामिनर ढूंढ रहा है, आईएएस अधिकारी ढूंढ रहा है कि वो हम्बलनेस है कि नहीं उसके अंदर, उसके अंदर जो है डिसीजन मेकिंग पावर है कि नहीं। वह भूगोलविद थोड़ी ढूंढ रहा है,
वह इतिहासकार नहीं ढूंढ रहा है कॉपी में कि आप पूरा गए पुथन्ना लिख के चले आए, नहीं, आप अपने व्यू दीजिए। एक अधिकारी के रूप में आपका जो डेवलपमेंट आपने किया है, रिसर्च किया है, वो कॉपी में झलकना चाहिए। आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, नो डाउट, लेकिन बुकिश जो नॉलेज है उसको पूरा वहां पे मत उतारिए, आप अपने से पॉइंट्स को डालिए। हाँ, तो उस तरह से आपके पास कोई विजन हो वो भी दे सकते हैं, आपकी राय, कई प्रश्नों में तो आपकी राय ही, और अंत में निष्कर्ष में क्या है, आप ही का ओपिनियन कि आप अधिकारी होते तो आप क्या करते यहां पे। यानी आपके क्षेत्र में अगर बाढ़ की समस्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो मेन होता है जिले का, डीएम ही होता है। तो आप एज ए डीएम अपने जिले में जो बाढ़ की समस्या है या सूखा की समस्या है या चक्रवात आया है, आपके कोस्टल एरिया के अधिकारी आप हैं, तो ऐसे में आपके पास क्या विजन है। अब आप अगर कॉपी में लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ गाइडलाइंस, या आप अपनी भी दिमाग से आप अपने पॉइंट्स भी वहां पर रिलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ऐसा किया जाए तो ऐसे बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है। भाई आपदा है, आपदा से पूर्व, और पीटी में भी क्वेश्चन आपदा से आने लगे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी कल लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ है, 4 क्वेश्चन आपदा से आए हैं। अभी तक हम लोग सोचते थे कि आपदा प्रबंधन मेंस का विषय है, अब देखिए स्टेट सर्विसेज में जब दे रहा है तो यूपीएससी तो आप लोगों को आएगा ही आएगा। तो आपदा प्रबंधन वगैरह देखने में ये छोटा है, लेकिन एक बड़ा विषय के रूप में ये लोग आ रहे हैं। इनको खूब अच्छे से जब भी न्यूज़पेपर में आए तो इनको देखा करिए। हाँ, जंगल की आग आपदा है, बाढ़ आपदा है ना। तो इस तरह से ये जो घटनाएं होती हैं हमारे देश में, जैसे इस समय बाढ़ की समस्या है, तो ऐसे में भी घुसपैठिए भारत में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, सहायता के माध्यम से भारत में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जब 2004 में सुनामी आया था तो रेड क्रॉस संस्था भारत में मदद के लिए खड़ी हो गई, तो भारत ने कहा नहीं, आप उन देशों की सहायता करिए जो सक्षम नहीं है। अब भारत सक्षम है, अपनी सहायता भले नहीं है लेकिन उसको दिखाना था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को मजबूत प्रत्याशी के रूप में दिखाना है। नहीं, इसीलिए कहते हैं ना, कभी अपने आप को कमजोर मत दिखाओ, जिस दिन कमजोर दिखा दोगे तो आपकी ईंटें भी उठा ले जाएंगे। यही चीज तो वर्तमान समय में अपने घर परिवार रिश्तों में भी चल रहा है। अगर जान गया कि आदमी कमजोर है तो आपसे बात करना बंद कर देगा, फोन उठाना बंद। इसीलिए देश ने उस समय $1 अरब रुपया श्रीलंका को भारत ने गिफ्ट में दिया था कि भाई जाओ आप सुनामी के लिए अपनी रक्षा करो, क्योंकि श्रीलंका भी प्रभावित था, 2.5 लाख लोग मारे गए थे। तो कहने का मतलब यही है कि इस आड़ में घुसपैठिए, जैसे जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ जाए, असम में बाढ़ आई तो उसके माध्यम से बांग्लादेश से घुसपैठिए घुस सकते हैं। इन सब चीजों का ये आंतरिक सुरक्षा में ये सब भी जो है, तो जितने पॉइंट लिखा है ना, बहुत चीजें सोचिए, और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या लिखा, ये जो है लिख लिए। तो इसमें गैर राज्य अभिकर्ता में क्या है, एक नई प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, यानी इनके पास कोई वैधानिक शक्ति नहीं है लेकिन पूरा कंट्रोल है, क्योंकि पैसा है। अब मल्टीनेशनल कंपनियां जहां चाहती हैं वहां खोल लेती हैं कि नहीं जाकर के। अगर उसे चाहिए कि राजीव चौक में हमको जो है अपना संस्थान बनाना है, वो खोल लेगी। वो सरकार को इतना पैसा दे देगी कि भाई हम इतनी फंडिंग कर देगी कि वो उसके लिए तुरंत अलाउ कर देगा, जाओ भाई खोलो, रोजगार देगी, बताएगी कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन उस रोजगार की आड़ में बहुत सारी समस्याएं। आप देखिए, बहुत सारे एनजीओ फाउंडेशंस लोगों को, मैंने उस दिन बताया था ना, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, शादी विवाह आयोजन कराया जाता है, उसी के बहाने ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, अंगों का व्यापार हो रहा है ना। तो बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, किडनी निकाल ले रहे हैं लोगों का, अंगों को जो है बेचा जा रहा है बाहर, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो ये सब फाउंडेशंस, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, आतंकवादी संगठन, धार्मिक और निजातीय संगठन, सीमा पार प्रवासियों का अंतरराष्ट्रीय मीडिया,
ये सब जो है, इसीलिए कभी कभी देखिए हमारे देश की कुछ मीडिया भारत की बातों को दिखाती है तो हम लोग कहते हैं कि ये जो है भारत विरोधी है, लेकिन अगर सरकार का सपोर्ट करती है तो कहते हैं सरकार की पिछलग्गू है ना, ये भी चीजें होती हैं। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं भारत की मीडिया में वर्तमान में क्षय हुआ है। आपकी बात से मैं सहमत हूं, इसीलिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का पीछे हो रहा है स्थान, या लोकतांत्रिक स्वतंत्रता में भी भारत पीछे जा रहा है ना। कुछ आवाज आई बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो? चले आगे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका। गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका वर्तमान परिवर्तनशील वैश्विक परिवेश में, वर्तमान परिवर्तनशील वैश्विक परिवेश में अनेक ऐसे नए अभिकर्ताओं का उदय हुआ है नए अभिकर्ताओं का उदय हुआ है तथा उनकी भूमिका में वृद्धि हुई है, उनकी भूमिका में वृद्धि हुई है। इन्हें गैर राज्य अभिकर्ता के नाम से जाना जाता है। इन्हें गैर राज्य अभिकर्ता के नाम से जाना जाता है। इन गैर राज्य अभिकर्ताओं के पास इन गैर राज्य अभिकर्ताओं के पास राज्यों की तरह इन गैर राज्य अभिकर्ताओं के पास राज्यों की तरह वैधानिक शक्ति तो नहीं है, लेकिन ये किसी भी राज्य की लेकिन यह किसी भी राज्य की बाहरी एवं घरेलू नीतियों को प्रभावित करने एवं निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नहीं, बलूचिस्तान तो राज्य की बनने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन उसको तोड़ रहे हैं गैर राज्य अभिकर्ता। ठीक है, उसको तोड़ने का, अभी तो वो राज्य का ही अंग है, पाकिस्तान का अंग है। उसको तोड़ने में बहुत सारे अतिवादी संगठन जैसे अपने देश में है, ऐसे वहां पर भी हैं लोग। हाँ, और उसको सहायता कौन कर रहा है? बाह्य राज्य, जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हर जगह चल रहा होता है, नुरा कुश्ती चलती रहती है।
वो अगर अलग हो करके एक राज्य बन जाएगा, अभी राज्य, तो इस तरह से वहां के जो संगठन है उनको जो है कह सकते हो गैर राज्य अभिकर्ता। ठीक, इसे लिख लीजिए। जैसे इसके अंतर्गत गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, धार्मिक व निर्जातीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय मीडिया। सर गैर सरकारी संगठन, हाँ, धार्मिक व निर्जातीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय मीडिया, प्रवासी समुदाय आदि आते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में भी है, और जो है वहां पे 36 में भी है। हाँ, 36 में, 36 से 51 है ना, तो परिभाषित किया गया है। यहां पर जो बात की जा रही है, हम लोग जो बात कर रहे हैं, राज्य का मतलब क्या है, यानी राज्य का मतलब जहां विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हाँ, ये सब जो है कार्यरत हो। ठीक, और इसके माध्यम से राज्य संचालित होता है। ठीक है, अब ये व्यवस्था तो एनजीओ के पास नहीं होगी, इसीलिए इसको गैर राज्य कहा जाएगा। बहुराष्ट्रीय, हालांकि इनका कार्य जो है, अब जैसे एनजीओ को कहा जाता है सरकार और जनता के बीच का पुल के रूप में कार्य करता है, यानी सरकार प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है, तो ऐसे में गैर सरकारी संगठनों की सहायता से लोगों को लाभ मिलता है। इसीलिए आप देखोगे इन एनजीओस को दे दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पूरा, या दे दिया आपको जो है अभ्युदय योजना के तहत बच्चों को पढ़ाना, कोचिंग मुफ्त में देना उत्तर प्रदेश में। देखिए, एनजीओस क्या कह सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो बैकबोन है, मैंने क्या कहा, ब्रिज का काम करते हैं ये सारा काम जो है सर। लेकिन अब ये देखा जाए कि ये कितने एथेंटिक हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। इसीलिए एफसीआरए जो एक्ट आया है, अभी अमित शाह इस पर लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारा फंडिंग एनजीओस के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय फंडिंग होती है, जैसे बिल एंड मिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन है। अब मिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन जो है भारत में बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अभी आपने देखा होगा पिप्लोमा वायरस, अब सभी लड़कियों को जो है दिया जाएगा, वैक्सीनेशन करने का आया है ना, कौन सा वो वायरस है जिससे कि उनको कैंसर ना हो सके। अब कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने सुना होगा एपेस्टीन फाइल में इसका भी नाम आया था, गेट्स का भी नाम आया था। और ये लोग इतने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं कि भारत जैसे देश में इस तरह के वायरस का संक्रमण की तो प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन यहां पर इसका इंजेक्शन लगवाना, अब भाई शरीर में एक एंटीबॉडी तो तैयार हो गई, नुकसानदेह है। भारत की परिस्थितियां अलग हैं, भारत में यहां में अभी भी संस्कार है, संस्कृति है, सभ्यता है। आप वह जो है वहां की व्यवस्था, पाश्चात्य व्यवस्था को यहां पर भी प्रसारित कर रहे हो, और ऐसे लोग जो है
जो कि इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं, जो खुद यंग रहने के लिए बलि दे रहे हैं बच्चों की, बच्चों का ब्लड चढ़ा रहे हैं अपनी, वहां पे एक आइलैंड है द्वीप पर, उस पर बहुत सारी बातें खुल रही थी, हालांकि अब फिर दबा दी गई वो फाइल। उसमें तो बहुत बड़े बड़े लोग पकड़ में आ रहे थे, हाँ, स्टीफन हॉकिंस तक का नाम आ रहा था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नए नए जो वैक्सीनेशन या ये सब चीजें आती हैं, इसमें भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब पूरा एक नेक्सस चलता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो हमारे देश में या किसी भी देश की पैरेलल जो है ये अपनी व्यवस्था को चलाते हैं, समानांतर, इसी को गैर राज्य अभिकर्ता कहा जाता है। अब मिल एंड गेट्स फाउंडेशन, गेट्स आता है जैसे लगता है भगवान आया, उसको जो है पूरी तरह से, मैं चूंकि भाई वो कई अरबों डॉलर दे के जाएगा ना, बिहार में जो है दे दिया, एजुकेशन के लिए उसने दे दिया, यहां पे ये दे दिया, वो दे दिया, उसका पढ़िएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग एक तरह से देखा जाए तो अब हमको ये लगता है अरे यार ये तो बहुत नेक काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग नक्सली एरिया में, ट्राइबल एरिया में वर्क कर रहे हैं, लोग उनको फेथ भगवान की तरह मानता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो भी जो है उस अंतरराष्ट्रीय नेक्सस में फंसे हुए हैं, उन लोगों का व्यापार कर देते हैं। कई बार देखिए खुलता है कि जिसको माना ईश्वर वही जो है निकला भक्षक। तो इस तरह से ये पैरेलल जो है एक गैर राज्य अभिकर्ता हमारे देश की समस्याओं को, भारत देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देते हैं। तो इसमें जो है क्या लिखा, अंतरराष्ट्रीय मीडिया आदि आते हैं, इनमें से कुछ की भूमिका, इनमें से कुछ की भूमिका व्यवस्था को बनाए रखने में है, तो कुछ की भूमिका व्यवस्था विरोधी होती है। व्यवस्था विरोधी होती है। अब जैसे देखो, मान लीजिए कि एक व्यक्ति, फला व्यक्ति, जैसे मैं हूं, दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा जुड़ाव किसी एक गलत संगठन से है। अब मैं इतना पावरफुल हूं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, समझ रहे हैं ना, क्योंकि जनता उसके मतलब कहते नहीं आंदोलन कर देगी, सरकार डरती है बहुत, पूरा जब तक आपके बारे में पूरा खंगाल नहीं लेगी, पूरी पूरी जानकारी हासिल नहीं करी, तब तक आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। आप देखते ना, कई बार नेता लोग बोलता है ना कि हम आंदोलन कर देंगे, हमारे नेता को गिरफ्तार करके देखो, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, कहता है ना। तो ये लोग पैरेलली जो है एक तरफ देखा जाए तो देश को खोखला करते हैं, है ना। तो यहां पर क्या लिखा कि कुछ तो व्यवस्था के समर्थक होते हैं, तो कुछ व्यवस्था विरोधी होते हैं, और ये ऐसे अभिकर्ता हैं, देखिए ये ऐसे मतलब गैर राज्यकर्ता हैं, ये गैर राज्यकर्ता ऐसे हैं जिनका विस्तार या प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखा जा सकता है, वैश्विक स्तर पर देखा जा सकता है। अतः वर्तमान परिवेश में अतः वर्तमान परिवेश में गैर राज्यकर्ताओं को गैर राज्यकर्ताओं को गैर राज्यकर्ताओं को समानांतर सरकार के रूप में देखा जाने लगा है। ठीक,
अब ये हो गया आपका राज्य, बाह्य राज्यकर्ता और गैर राज्य। अब इसमें जो भारत की जो आंतरिक सुरक्षा का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसमें खामियां क्या क्या, खामियों की बात की जाए, कमियों की बात की जाए, तो जैसे याद हो तो यूपीए सरकार में एनसीटीसी आया था, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर खोलने की बात की गई थी, तो राज्यों ने उसका विरोध कर दिया। बहुत सारे राज्यों ने कहा कि नहीं, हमारी पुलिस के ऊपर, हमारे पुलिस का इस पर से दबाव ही खत्म हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश ने मना कर दिया, बिहार ने मना कर दिया, नहीं, हम नेशनल काउंटर टेररिस्ट सेंटर नहीं खोलेंगे। आपने देखा होगा कई बार, जैसे आईबी, रॉ, एनआईए, इनके एजेंट को वहां की लोकल पुलिस सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि वो लोग लिप्त रहते हैं उन आंतरिक सुरक्षा की जो गतिविधियों में, अवांछनीय गतिविधियों में। कई बार लोकल पुलिस देखोगे उन्हीं के कुछ बिक जाते हैं, ऐसा नहीं है, सबको हम नहीं कह रहे हैं, कुछ तो अपने शहीद भी हो जाते हैं। हाँ, अपने पुलिस डिपार्टमेंट में भी ऐसे लोग हैं कि जो है रक्षा करते हुए शहीद भी होते हैं। लेकिन हर जगह है, वो तो आईबी में भी मिलेंगे, एनआईए में भी मिलेंगे इस तरह के प्रवृत्ति वाले लोग, क्षणिक लाभ के लिए बिक जाते हैं, या कोई मजबूरी रही हो, या उनके परिवार, इसीलिए जो एनआईए, आईबी वगैरह है, इनको इनके परिवार से काफी दूर रखा जाता है, बहुत ही अलग तरह की जिंदगी जीते हैं। वो कभी भी खुल करके नहीं बताते कि हम क्या है, कौन है, कैसे, कहां रह रहे हैं, और कभी भी एक्सपोज नहीं करेंगे कि हम इस तरह के ड्यूटी पर हैं। तो कहने का यही मतलब है कि अभी बहुत सारी खामियां हैं। 2006 में दिल्ली पुलिस में बहुत सारे सुधार करने का प्रयास किया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस के ऊपर तो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, जबकि बहुत ही सख्त पुलिस मानी जाती है, एशिया के में टॉप पुलिस में नाम आता है। लेकिन चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, तो यहां पर अगर वो कठोर निर्णय लेने का प्रयास करती है तो यही राजनेता उनकी शक्तियों को छीन कर देते हैं। और यही खामी क्या है, अब जैसे मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, नेताजी हैं, आपकी गाड़ी को नहीं चेक किया जा रहा है, अब पीछे पता चला आप आयुध, हथियार रखे हुए हैं, है ना, तो उसको नहीं, उसको क्रॉस करा दिया, कहे कोई बात नहीं, मैं क्रॉस करा दूंगा, है ना। तो इस तरह से ड्रग्स जा रहा है, अरे नेताजी गाड़ी, अरे उसमें होटल लगा हुआ है, इसमें गनर बैठे हुए हैं, वो कैसे रख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से चीजों को, तो ये कहीं ना कहीं हमारी आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से न्यायिक निर्देशों का कई बार देखिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है कि आप इनको यहां से हटाइए। हाँ, दिल्ली पुलिस विधेयक को अंतिम रूप देने में विफल रहा। हाँ, इस विधेयक के तहत दिल्ली पुलिस को और शक्ति दिया जाए, जिससे, क्योंकि भाई ये हमारा राजधानी है, यहां पर कोई भी अवांछनीय गतिविधि नहीं हो सकती है अगर पुलिस व्यवस्था मजबूत हो जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसमें समस्याएं हैं। ब्रिटेन है, अमेरिका, सोचिए 2001 में अमेरिका में आतंकवादी घटना घटित हुई, उसके बाद से आप देखो, आप कितने बड़े भी, शाहरुख खान तक को देखा होगा कपड़े उतरवा लिए गए, हमारे देश के रक्षा मंत्री के कपड़े उतरवा लिए गए। हाँ, वो सुरक्षा व्यवस्था में कोई नहीं वो करना चाहता, चाहे आप नेता हो, मंत्री हो, डीएम हो, एसपी अधिकारी हो, कुछ भी हो, आपको उससे गुजरना पड़ेगा। तो अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह से हम आज भी शिक्षा नहीं ले रहे हैं। और अच्छा, हम लोगों को क्या है, जैसे सपोज दैट कि चेकिंग करवाना अपने आप में लगता है कि यार हमको चुनौती दे रहा है। जैसे टोल टैक्स पे अगर पैसा मांग लिया तो है, गाड़ी में दिख नहीं रहा, लिखा हुआ है पराजित एमएलए, ठीक है, ये एमएलए प्रत्याशी भी लिख करके निकल जाना चाहता है ना। तो इस तरह से जो है लोगों को मतलब रोड रेज हो जाती, घटनाएं हो जाती, क्या अभी तुमको यहां से ट्रांसफर करवा देते हैं। कोई पुलिस मान लीजिए आपको पकड़ भी लिया तो कहेंगे देखो 2 मिनट में भी ट्रांसफर तुम्हारा करवा दूंगा, ऐसे बड़े बड़े नेता। ये क्या है कि ये व्यवस्था को कमजोर करते हैं। जो नियम कानून है उसके तहत, मेट्रो में देखो कितना अच्छा है भाई, टिकट चेक करवाता है, लगाया, आप अंदर गए, बाहर आए,
है ना। तो इस तरह से सारी जगहों पर व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाकर के हमारी आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो सकती है। इसकी खामियां, इसको बेहतर करने के उपाय हम लोग कल करेंगे। ठीक है, टाइम हो गया।